हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट एंड ए ह्यूमन। रेस्पिरेशन से शरीर को जो है एनर्जी मिलता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि शरीर का जो ग्लूकोज होता है उसका और एंजाइम के थ्रू जो ऑक्सीडेशन होता है उसके बाद जो है एनर्जी बनता है। ग्लूकोज जो है वही एनर्जी के रूप में बदलता है। शरीर में जो सांस लेने का रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल्स में होता है। ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन मिलता है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर या फिर एनर्जी मिलता है। उसी के बाद इसमें CO2 जो है वेस्ट है, इसको शरीर जो बाहर छोड़ देता है। वाटर भी जो है वेस्ट नहीं है, इसलिए इसको शरीर जो है बाहर नहीं निकालता है। तो रेस्पिरेशन वाटर भी बनता है और ये जो एनर्जी बनता है उससे बनते ही यूज़ नहीं होता है, ATP के रूप में स्टोर हो जाता है। और बाद में ये ATP के मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद जो एनर्जी मिलता है शरीर को। ATP बनाने के लिए ही शरीर के अंदर डायरेक्ट ATP नहीं बन पाता है, इसलिए ADP फॉस्फेट और एनर्जी जो होता है उसके थ्रू जो ATP बनता है। और जब ATP को टूटना आता है तो वाटर के हेल्प से टूटता है। जब ATP टूटता है तो फिर ADP फॉस्फेट और एनर्जी के रूप में फिर टूटता है, जिससे बनता है वैसे ही टूटता है। यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो फ्यूल कहेंगे इसको, और ATP को जो है एनर्जी करेंसी कहेंगे। ग्लूकोज फ्यूल हो गया। रेस्पिरेशन जो दो प्रकार का होता है, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक। हो सकता है एनारोबिक को देख। और ग्लूकोज जो ATP में बना उस समय ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहा, उसमें ऑक्सीजन के बिना हेल्प के बना, तो उसको लोग एनारोबिक कहेंगे। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया के बिना भी जो है एनारोबिक हो जाएगा। जैसे कि बैक्टीरिया होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, फिर भी उसमें जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें ग्लूकोज जो है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो ये बनता है इथाइल अल्कोहल में बनेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP एनर्जी निकलता है, सिर्फ 2 ATP मिलता है इसमें एनारोबिक में। प्रोडक्ट बनता है इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली प्लांट में भी और ऑक्सीजन कमी होता है तो उसमें भी होने लगता है। यहाँ तक कि आदमी और एनिमल्स में भी होता है। जैसे ही ऑक्सीजन कमी होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो क्या करता है वो लैक्टिक एसिड बनाता है और 2 ATP एनर्जी बनाता है। जब मान लिया आदमी जब एक्सरसाइज करता है या फिर बहुत जल्दी कोई काम करता है तो उस समय क्या होता है कि उस शरीर को जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत रहता है उतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उस पार्टिकुलर रीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसके कारण स्टिफनेस या फिर क्रैम्प जो आ जाता है लैक्टिक एसिड के बनने के कारण ही आता है। अब आता है हम लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन के अलावा इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया की भी जरूरत है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होना एकदम अनिवार्य है। इसमें ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। इसमें 38 ATP बनता है। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा 38 ATP एनर्जी बनता है। रेस्पिरेशन एक 2 स्टेप में होता है, पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है पहला स्टेप है रेस्पिरेशन के समय। ये जो सेल में होता है इसमें ग्लूकोज जो कम्प्लीटली ऑक्साइड होगा, इसमें 2 ही ATP बनता है। इसमें 4 हाइड्रोजन एटम बनता है। ये जो 4 हाइड्रोजन एटम बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने के बाद 6 ATP का एनर्जी बनाता है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये जो इथाइल अल्कोहल, यही हाइड्रोजन जो इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड बना देता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो वाला क्रेब्स साइकिल जो है इसको हेंस क्रेब्स की तरह हो जाएगा, इसलिए हेंस क्रेब्स साइकिल ना पड़ा। इसके लिए होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एकदम बिल्कुल जरूरी है, बिना माइटोकॉन्ड्रिया के नहीं हो। यहाँ पे ग्लाइकोसिस में ध्यान देता है। यहाँ पे जो ये एसिड बना था इसका नाम है पायरोवेट एसिड। पायरोवेट एसिड जो है बन रहा है, पायरोविक एसिड जो है यहाँ पर जो पायरोविक एसिड उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्रेब साइकिल में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, पायरोविक एसिड जो है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। और प्रत्येक पायरोविक एसिड से 15 ATP एनर्जी मिलता है। ग्लाइकोलिसिस के समय में यहाँ पे देखें कि 2 पायरोविक एसिड का जो है दो मॉलिक्यूल बना था पायरोविक एसिड का, इसीलिए वहाँ पे 2 ATP एनर्जी बन रहा था। उसी पायरोविक से जो है क्रेब साइकिल में 30 ATP का एनर्जी बनता है। 1 से 15 का बनता है, इसलिए 2 से जो है 30 को बनता है। 1 पायरोविक एसिड से 15 को बनता है, इसलिए 2 से 30 को बनता है। जब ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल कंप्लीट होता है, टोटल जो है 38 ATP एनर्जी बनता है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एरोबिक में जो ऑक्सीजन चाहिए। एरोबिक के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है, तभी एनारोबिक के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी नहीं है। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक रिएक्शन में ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। लेकिन एनारोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज जो है इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बना देता है। एरोबिक में 38 ATP एनर्जी बनता है और एनारोबिक में जो है 2 ATP एनर्जी बनता है। एरोबिक में पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद क्रेब साइकिल होता है, लेकिन एनारोबिक में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही होता है। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसमें से जो है फूड से द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड से एनर्जी जो रिलीज करता है उसको रेस्पिरेशन के थ्रू ही होता है। तो रेस्पिरेशन के समय जो एनर्जी रिलीज होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है, ATP के फॉर्म में स्टोर होता है। इसमें बताना है जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, सही बात है। कह रहा है कि वायरस जो है उसमें सांस नहीं लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। वायरस जो है सांस नहीं लेते हैं, इसी कारण इनको नॉन लिविंग में कंसिडर, सांस नहीं लेने वाले कारण इसको नॉन लिविंग में कंसिडर किया जाता है। इसमें से गलत करा, इसमें कह रहा है सांस लेने में जो सही से एनर्जी बनता है, सांस लेने से सही कह रहा है।
रेस्पिरेशन जो है प्रत्येक सेल में होता है, ये भी सही बात है। रेस्पिरेशन के टाइम जो एनर्जी निकलता है वो एटीपी के रूप में स्टोर होता है, सही बात है। यहाँ पे लगेगा कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होना ही चाहिए, नहीं, जो नहीं होगा उसमें एनाएरोबिक होता है। श्वसन जो है सांस लेते हैं वो किस प्रकार का ऑक्सीडेशन है, इसमें ग्लूकोज और O2 मिलकर होता है। तो सनलाइट जो है वो आखिरकार किस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो जिसको हम लोग डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म के रूप में यूज़ करते हैं। तो सनलाइट जो फाइनली एटीपी के रूप में कन्वर्ट होता है, एटीपी में। जो यूनिवर्सल कैरियर बोला गया है केमिकल एनर्जी का, सभी सेल में केमिकल एनर्जी का यूनिवर्सल कैरियर बोला गया है एटीपी को। कह रहा है कि इसमें से किसका जो है मेनली यूज किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन में सेल के द्वारा। तो एनर्जी जनरली प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के थ्रू ही, तो इसमें ग्लूकोज का यूज होता है। कह रहा है जो बिना ऑक्सीजन वाला सांस होता है उसको एनाएरोबिक कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कोई रोल नहीं है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है। वहाँ वैसे उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है। कर एनाएरोबिक जो है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेज में नहीं होता है, एनिमल में भी तो हो जाता है। जब ऑक्सीजन का जहाँ कमी होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, क्रैम्प आता है। तो पहला और दूसरा सही है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ध्यान देने वाला होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कह रहा है कि क्या बन जाता है जब पूरी तरह से ग्लूकोज जो नहीं ऑक्सीडाइज होकर नहीं टूट पाता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? तो अब इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे CO2 देता है, CO2 तो दोनों में बनता है, लेकिन वहाँ पे इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड वाला बन जाता है। फिर से वही क्वेश्चन है कि जो अच्छा से नहीं टूट पाता है तो उसके कारण क्या बन जाता है? यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाता है। पायरुवेट जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो ग्लाइकोलिसिस होता है वहाँ पे पायरुवेट बनता है। कह रहा है कि पहला इसमें कह रहा है कौन सा ये कौन गलत बताना, कह रहा है सभी सेल को जो ऑक्सीजन की जरूरत है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, सही बात है। सेल में एनर्जी को जो बिना ऑक्सीजन के बिना प्रोड्यूस किया जाता है, सही बात है। कह रहा है किसमें जो है पायरुवेट को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाया जाता है, ऑक्सीजन और वाटर बनाया जाता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में बनाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब साइकिल जो है जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि क्रेब साइकिल में तो पायरुवेट को तोड़ा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद कौन इसमें से सही नहीं है? कह रहा है इसके लिए ऑक्सीजन होना चाहिए, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सही बात है। कह रहा है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी बनता है, सही है। लेकिन यूनिसेलुलर में कह रहा है नहीं होता है, नहीं यूनिसेलुलर में नहीं होता है। एरोबिक में ध्यान देना, एरोबिक जो है यूनिसेलुलर में भी होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किस में होता है इसे? तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल दोनों मिल के होता है इसमें। ऑक्सीजन के ऑब्सेंस, ऑक्सीजन नहीं होगा तो पायरुवेट जो है किस में टूट जाता है? इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। कह रहा है कि जब रेस्पिरेशन के टाइम में जो फूड होता है, खाद्य पर जो फूड होता है उसका क्या होता है? उसका डिकम्पोजिशन होता है। रेस्पिरेशन के टाइम फूड का क्या होता है? सोचने वाला बढ़िया क्वेश्चन है। फूड जो है उसका डिकम्पोजिशन, फूड का डिकम्पोजिशन होता है। कह रहा है रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, उसके बाद बायोकेमिकल हो गया। तीनों एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन और बायोकेमिकल। एटीपी जो एक प्रकार का बायो एनर्जी है। ओटीपी जो एक प्रकार एटीपी जो एक प्रकार ग्लूकोज को जो सेल का फ्यूल कहा जाता है, सही बात है। और एटीपी को जो है वो एनर्जी करेंसी कहा जाता है। कह किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है? सबसे ज़्यादा एरोबिक में प्रोड्यूस होता है। तो इंड ग्लाइकोलिसिस का इंड प्रोडक्ट है। ग्लाइकोलिसिस में जो है पायरुविक एसिड बनता है, ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बनता है। क्रेब साइकिल में क्या बनता है? क्रेब साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, उसके एनर्जी बनता है। उससे फाइनली जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है क्रेब्स के लास्ट में। एटीपी नहीं बनता है, यहाँ पे ध्यान देना है। कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनता है। करें क्रेब साइकिल का और दूसरा नाम क्या आता है? साइट्रिक एसिड चक्र। उसके बाद ट्राइकार्बोजेलिक एसिड चक्र, उसी को ट्राइकार्बोजेलिक एसिड को TCA लिखा हुआ है। ये सब इसी का साइट्रिक, ट्राइकार्बोजेलिक, TCA सब जो क्रेब साइकिल चक्र का ही नाम है। ईस्ट के द्वारा कौन सा? ईस्ट जो है इसके द्वारा फर्मेंटेशन होता है, इससे शराब बनता है, इथाइल अल्कोहल। शराब जो है इथाइल अल्कोहल, ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन होता है। ईस्ट का एरोबिक कोई काम नहीं है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन का होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक ग्लूकोज से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के समय जो 2 ATP बनता है। मैं बहुत शरीर से कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो मसल में जो स्टिफनेस क्रैम्प आता है वो लैक्टिक एसिड के कारण आता है। और गर्म पानी से नहाने में या फिर तेल से शरीर का जो मालिश कराने पर शरीर का जो ऐंठन जो है दूर मिलता हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि उसके कारण जो ब्लड सर्कुलेशन बनता है, सब जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है मसल सेल में वो बढ़ता है। लैक्टिक एसिड जो टूटता है CO2 में और H2O में लैक्टिक एसिड टूटता है। सब का सब होगा। कर इसमें से कौन जो है गलत है बताना है। पहले कह रहा है कि जो फर्स्ट जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो साइटोप्लाज्म में होता है, और सेकेंड जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से ग्लाइकोलिसिस जो होता है और साइटोप्लाज्म में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होता है। कह रहा है कि जो पूरा प्रोसेस होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का वो साइटोप्लाज्म में होता है। हाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो आता है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म में ही होता है। सॉरी यहाँ पे एनाएरोबिक का होता है। एनाएरोबिक का सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है।
जो पायरुविक एसिड जो है वो किस पे बनता है, सिर्फ और सिर्फ एरोबिक में ही बनता है। एरोबिक में ग्लाइकोलिसिस करके पायरुविक एसिड बनता है, उसमें एनारोबिक में ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक नहीं बनता, उसमें डायरेक्ट इथाइल अल्कोहल लैक्टिक एसिड बन जाता है। यहाँ पे कह रहा है पायरुविक एसिड जो है सिर्फ साइटोप्लाज्म में सिर्फ वो नहीं बनता है, एनारोबिक में जो नहीं बनता है, नहीं एनारोबिक में ही पायरुवेट बन जाता है। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन में क्या बनता है, तो बैक्टीरिया में इथाइल अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 2 ATP बनेगा, क्योंकि बैक्टीरिया में जो है एनारोबिक होता है बैक्टीरिया में। अगर एनिमल में एनारोबिक होगा तो क्या होगा, एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, सब में भी किसी में भी एनारोबिक हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग का लैक्टिक एसिड बनेगा और ATP बनेगा। लैक्टिक एसिड जो है क्रैम्प है। और ग्लूकोज का एक एटम फुल्ली ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वहाँ पे कितना ATP एनर्जी होता है, टोटल 38 बनता है। हम लोग रेस्पिरेशन एक्सटर्नल ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। ये क्या होता है कि जितना हम लोग ऑक्सीजन छोड़े हैं और जो जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े हैं और जितना ऑक्सीजन लिए हैं उसके रेशियो को ये लोग रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कहते हैं या रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का ही होता है रेस्पिरेशन में तब तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, लेकिन जब प्रोटीन फैट वगैरह यूज होता है तब 1 से कम होता है। प्रोटीन फैट जो कम्प्लीटली यूज नहीं होता है। मैं आप देखते हैं मेनली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को, जैसे कि देखिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली प्लांट और एनिमल में होता है। इसमें क्या करना होता है, इनहेल और एक्सेल करना पड़ता है। ये जो रहता है जनरली इसी को हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ये अलग अलग से रूप से होता है, इसको देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि जो प्लांट में होता है रेस्पिरेशन और डिफ्यूजन के थ्रू होता है। हर प्लांट का हर एक पार्ट अलग अलग रूप से रेस्पिरेशन करता है। पौधा भी जो है वो रेस्पिरेशन करके CO2 ही छोड़ता है। इससे पौधे का जो जड़ है वो पत्ता के थ्रू तो रेस्पिरेशन करेगा नहीं, उसके जड़ में जो रूट का जो इसका बाह्य रूट हेयर होता है वो जो मिट्टी के बीच में जो ऑक्सीजन ट्रैप है उसको लेता है और इसमें जो सॉइल पार्टिकल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जो एक्वेटिक प्लांट होता है वो ऑक्सीजन उससे लेता है, जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उससे लेता है, उसी में उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है, बड़ा बड़ा पेड़ में जो है लेंटिकल्स होता है, लेंटिकल्स उसके थ्रू वो लोग करता है। जो छोटा छोटा पेड़ में तो स्टोमाटा से ही होता है, ऑक्सीजन के लेना CO2 को छोड़ना। प्लांट के पत्तों में ही जनरली स्टोमाटा के थ्रू होता है। दिन में जो है वो ऑक्सीजन नहीं लेता है प्लांट, क्योंकि दिन में तो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस होता है ना, इसलिए ये वाला प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन वाला ये रात में करता है। इसका 3 को मेन हम लोग विशेषता देखते हैं। इसमें अलग अलग की जो पौधे का सभी भाग, जड़, तना, पत्ती सब जो अलग अलग शोषण करता है। जो रेस्पिरेटरी गैसेज होते हैं उनका जो डिफ्यूजन जो है प्लांट में जो है इसको याद करने वाला है, प्लांट में लोग में डिफ्यूजन नहीं होता है। और जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो भी एनिमल के मुकाबले बहुत कम होता है। ऐसे कहते हैं अलग अलग जो प्रकार के जानवर होते हैं उनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है। से मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। मोनेरा में तो जो है एनारोबिक होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है मोनेरा में। बाकी वजह जो पॉलीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, जिसमें हाइड्रा इस सब में जो है रेस्पिरेशन जो होता है जनरली वो बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू होता है, बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू होता है। पॉलीफेरा मोनेरा में सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा था। कीट यानी इंसेक्ट और स्पाइडर में स्पेशल ऑर्गन होता है सांस लेने के लिए, उसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ये एक नली जैसे स्ट्रक्चर होता है, एक जो शरीर के अंदर होता है, एक जो है पूरा सरफेस पे खुला हुआ रहता है। तो उन लोग के शरीर के सरफेस पे होता है, जो उन लोग का ओपनिंग होता है उसको हम लोग स्पिरेकल कहते हैं। ये शरीर से जो है मतलब ऑक्सीजन घुसता है और डायरेक्ट टिश्यू में डायरेक्ट पहुँच जाता है। इसलिए मछलियों में क्या होता है, मछलियों में जो इसी के लिए गिल्स होता है वो जो गिल्स के थ्रू सांस लेता है। गिल्स जो है सिर्फ पानी में ही काम करता है, पानी के बाद जो है गिल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गिल्स काम नहीं करता। कुछ मछलियाँ हैं जैसे गौरई, सिंधी, कवई, गौरी, सिंधी, कवई, मांगुरी समय जो है गिल्स के अलावा भी एक एडिशनल होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसके कारण वो पानी के बाहर भी कुछ दिन तक वो जिंदा रह पाता है। मनुष्य में जो है एक पूरा डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके जो मतलब फेफड़ा के थ्रू जो है सांस लेते हैं, इसलिए लंग्स जो हम लोग में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सेलेशन दोनों होता है, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल वाले में ही होता है। कह रहा है पौधों में जो सांस लेता है किस भाग से लेता है, तना, जड़, पत्ती सबसे जो है अलग अलग लेता है। पौधे में जो सांस लेता है गैस का आदान प्रदान करता है किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। इंटरसेलुलर स्पेस लेंटिकल्स जो होता है किसके थ्रू होता है, यहाँ पे ऑप्शन के सबसे स्टोमाटा के थ्रू ही होता है, सिर्फ लेंटिकल्स के सबसे के थ्रू नहीं होता है। और इसमें से कौन कहलाता है, पहला कह रहा है जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है एक सेल में सेम है प्लांट और एनिमल में। एरोबिक होगा तो बिल्कुल सेम। कह पौधा का अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार से शोषण होता है, ये भी सही बात है। कह पौधा में सांस लेता है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो संवहन होता है यानी वैस्कुलर टिश्यू के होता है, यानी जाइलम फ्लोएम के थ्रू होता है, नहीं जाइलम फ्लोएम के थ्रू नहीं होता है। कह पौधा में जंतु मतलब जानवरों के हिसाब से जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है स्लो होता है, सही बात है। पौधों में गैसें को एक्सचेंज करने के लिए क्या होता है, पौधों में भले ही सांस हर एक पार्ट से लेता है,
लेकिन गैस के एक्सचेंज के लिए जो वहाँ पे सिर्फ स्टोमाटा ही होता है। पौधा में गैस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? तो स्टोमाटा के थ्रू होता है, लेंटिसल के थ्रू होता है, मूलरूम के थ्रू होता है। मूलरूम के थ्रू होता है, इसको रूट हेयर कहते हैं। तो गैस का एक्सचेंज स्टोमाटा के थ्रू भी होगा, लेंटिसल के थ्रू भी होगा। तो लेंटिसल से भी होता है, स्टोमाटा से होता है, रूट हेयर से भी गैस का एक्सचेंज होता है। पौधा जो है दिन में अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन क्यों नहीं लेता है? क्योंकि दिन में उसको फोटोसिंथेसिस करना होता है। तो बार बार लेंटिसल्स आ रहा है, उसको लेंटिसल्स को फिर देखते हैं। तो कह रहा है बड़ा पौधा के जो तना होता है उसमें सांस O2 मतलब रेस्पिरेशन करने के आदान प्रदान करने के लिए लेंटिसल्स होता है। लेकिन छोटा या फिर झाड़िया जो पौधा है उसमें लेंटिसल्स नहीं पाया जाता है। इसमें उनका जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। तो वही कह रहा है कि लेंटिसल्स जो है किस पार्ट में पाया जाता है? तो स्टीम, तना में स्टीम में पाया जाता है। खैर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? जैसे पोरीफेरा और मोनेरा में जो है हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। बाकी कोलेंट्रेटा, प्रोटिस्टा ये सब में किसके थ्रू होता है? तो फुल बॉडी के थ्रू होता है। लेकिन यूनिसेलुलर में जो है वो सेलर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। खैर कीटों में या फिर स्पाइडर में जो है वो सांस लेने का प्रक्रिया जो ट्रैकिया के थ्रू होता है। सही बात कह रहा है। जो ट्रैकिया से जो सांस लेता है जो कोई भी, वो ब्लड के थ्रू जाता है? नहीं, ब्लड के थ्रू नहीं जाता है, शरीर के सरफेस से डायरेक्ट जो है टिश्यू में जाकर जाता है। इसमें कह रहा है ट्रैकिया जो शरीर के ऊपर छूट जाता है, जो यहाँ छेद रहता है उसको स्पाइरेकस कहा जाता है, और डायरेक्ट टिश्यू से जाकर जुड़ा होता है। कह रहा है तो पहला और तीसरा जो है सही है। कह रहा है जो जलीय प्राणी होते हैं उसमें सांस लेने का रेट जो होता है वो स्थलीय प्राणी से काफ़ी तेज़ होता है। सही बात है। तो सिर्फ यही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, इसी का उल्टा लिखा हुआ है। जो जलीय प्राणी होते हैं वो स्थलीय के मतलब जो काफ़ी तेज़ी से सांस लेते हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है वो सांस लेने के लिए कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन का यूज़ नहीं करता है? तो तेलचट्टा जो है इसका नहीं करता है, ट्रैकिया के थ्रू डायरेक्ट सही रहता है। ये किसके थ्रू सेल मेम्ब्रेन का यूज होता है? यूनिसेलुलर जो होता है वही करता है। अमीबा यूग्लेना प्लेनेरिया जैसे यूनिसेलुलर है वही से यूज़ करता है। कह रहा है टीडा जो कीड़ा होगा तेलचट्टा, इसमें जो सांस लेता है किसके थ्रू? ट्रैकिया के थ्रू लेता है। कह रहा है तेलचट्टा में सांस लेने के लिए क्या पता है? स्पाइरेकस, SPIRAC जो क्या होता है? जो शरीर के सरफेस पे जो ओपनिंग होता है उसको स्पाइरेकस कहा जाता है। कह रहा है इसमें कौन यूज करता है? पहला रहेगा मछलियों सब जलीय जीव में गिल्स पाया जाता है, गैस के थ्रू ऑक्सीजन के सांस लेते हैं। गैस जो है धरती पे मतलब कि ऑक्सीजन पानी के बाहर काम नहीं करेगा। कह रहा है गैस जो सांस लिया जाता है उनका जो ब्लड वो जो है गैस का आदान प्रदान होता है ब्लड के थ्रू नहीं होता है, बिल्कुल ब्लड के थ्रू होता है। कोई तेलचट्टा जैसे थोड़ी होता है, बिल्कुल आदमी जैसा ब्लड के थ्रू होता है, सिर्फ गैस के थ्रू होता है। उससे क्या? तो इसमें से कौन जो है सांस जो है लंग्स के थ्रू लेता है? रेप्टाइल्स जो बर्ड्स के पास जाते हैं, एविस या फिर मैमलिया, सभी के सभी तो लंग्स के थ्रू ही लेते हैं। रेप्टाइल, एविस या मैमलिया सभी के सभी लंग्स के थ्रू ही लेते हैं। अब थोड़ा रेस्पिरेशन ह्यूमन्स को पढ़ के आते हैं। कह रहा है ह्यूमन में अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग देखते हैं। जैसे नॉस्ट्रिल जो नाक का छेद होता है उसको उसके थ्रू होता है। जो नाक के दो अलग अलग उससे अलग अलग नेसल चैम्बर होता है, उसके बीच में बंटवारा होता है नेसल सेप्टम के द्वारा। जो हड्डी ऐसा नहीं होता है उसी को बीच में जो उसको नेसल सेप्टम कहते हैं। हम लोग नेसल चैम्बर होता है उसके आगे बाल होता है, वो क्या करता है कि धूल धक्कर होता है उसको अलग छांट देता है। उसमें म्यूकस भी होता है, वो जो है उसको मतलब कि साट के बाद में उसको गोला बना देता है। नाक में एक सेंसरी ऑर्गन होता है जिससे मतलब कि किस प्रकार का स्मेल उसको हम लोग पहचान पाते हैं, जिसको ऑल्फैक्टरी रीजन या फिर रेस्पिरेटरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन या फिर रेस्पिरेटरी रीजन कहा जाता है। यहाँ के बाद जो है वो होता है फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स में खाना भी जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ग्लूटेन था, एक ग्लोटिस था। तो ग्लोटिस पे एपिग्लोटिस जो होता है जो बंद रहता है, लेकिन सांस रहता है तो ये खुल जाता है और इसके थ्रू जो है सांस चला जाता है। और उसी ग्लोटिस से होते हुए जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हवा सांस चल जाता है। जो एपिग्लोटिस होता है कार्टिलेज का बनाता है, जो हम लोग शरीर में हम लोग हमें एडम सेपल नहीं होता है, कंठ जो निकला हुआ रहता है वही होता है। उसके बाद ग्लोटिस के बाद होता है उसके बाद लैरिंग्स में हम लोग को साउंड बॉक्स का होता है, लैरिंग्स से जो आवाज़ निकलता है। और लैरिंग्स के बाद जो होता है वो होता है ट्रैकिया। उसके लैरिंग जो है ट्रैकिया में खुलता है। जो ट्रैकिया होता है वो 12 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 16 mm उसका चौड़ाई होता है। और जहाँ पर लैरिंग्स जिसमें साउंड आवाज़ निकलता है इसीलिए उसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जो वोकल कॉर्ड होता है इसमें वाइब्रेशन के थ्रू साउंड निकलता है। तो ट्रैकिया जो है वो छाती तक पहुँचता है, 2 हिस्से में बढ़ जाता है ट्रैकिया, जो कि हम लोग ब्रोंची कहते हैं। ब्रोंची के ऊपर जो है जैसे आता है यहाँ से जो बढ़ता है इसके ऊपर जो है एक कार्टिलेज का रिंग होता है, यहाँ पे कंप्लीट गोल गोल रिंग होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे जाके ये लंग्स में पहुँच जाता है। तो लंग जो होता है वो बिल्कुल स्पॉन्जी होता है और पिंक कलर का होता है। जो लंग जो है 2 होता है, एक लेफ्ट लंग हो गया, एक राइट लंग हो गया। लेफ्ट लंग में 2 चैम्बर होता है और राइट वाला में 1 बड़ा होता है और 2 छोटा छोटा होता है। इसमें टोटल इस हिसाब से टोटल जो है 5 चैम्बर जाता है लंग्स में। जो हम लोग हार्ट जो होता है एक ऐसे जगह बना रहता है उसी में रहता है, उसको हम लोग प्लूरल कैविटी कहते हैं, उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। उसको
उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं, उसी में जो हार्ट रहता है। अब प्लूरल कैविटी के बारे में तो पता चल लिया होता है इसको कि पेरिएटल प्लूरा कहा जाता है। और ये जो प्लूरल कैविटी होता है वो थोरैकिक कैविटी के अंदर होता है प्लूरल कैविटी। जो ब्रोंकी ऐसे आता है, इस पर कार्टिलेज रिंग लगा रहता है। लंग्स में घुसने के बाद जो है ये छोटा छोटा ब्रोंकियोस में बढ़ जाता है, वो छोटा छोटा ब्रोंकियोस में बढ़ जाता है ऐसे आगे जगह ब्रोंकियोस भी अलग अलग में जो है एल्वियोलर्स में एल्वियोली बन जाता है। एल्वियोली जो है इंड होता है, एल्वियोली जो लास्ट होता है, मतलब यानी कि नोज से शुरू होता है वो एल्वियोली पे जाके एल्वियोली डक्ट जो एल्वियोली होता है उस पर जाकर खत्म हो जाता है। प्रत्येक एल्वियोली जो है वो ईयर सैक में ख़त्म होता है। हम लोग सांस लेने का रास्ता जो नोस्ट्रिल से शुरू होता है एल्वियोली पे ख़त्म होता है। हम लोग के दोनों लंग्स को मिलाकर 3 × 10⁸ जो है उसमें एल्वियोली जो है 3 × 10⁸ है हम लोग के दोनों लंग्स मिलाकर। और 400 से 800 स्क्वायर फीट का जगह है ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज के लिए। ऑक्सीजन जो है ब्लड के थ्रू जाता है एल्वियोली में, और वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के थ्रू में निकल जाता है। ब्लड लेके ऑक्सीजन जाता है, वहाँ ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिर से वहीं से निकल जाता है। एल्वियोली जो है फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से टान लेता है। जो ये एक्सचेंज होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एल्वियोली के बाद जो वहाँ पे ब्लड कैपिलरी होता है उसमें से जो CO2 को लेता है इम्प्योर ब्लड में से, और डिफ्यूजन के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है, जो प्रेशर में अंतर होता है, प्रेशर में जो डिफरेंस होता है रेस्पिरेटरी गैसेस के, उसके कारण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो कम होता है। पहले हम शुरू से देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है रेस्पिरेशन ह्यूमन में। सबसे पहले सांस घुसता है, किसी नोस्ट्रिल से घुसता है। नोस्ट्रिल के बाद देखते हैं कि बाल होता है, फिर म्यूकस होता है, उसके बाद सेंस पता चलता है कि कैसा स्मेल है, उसके ऑल्फैक्टरी रीजन या फिर रेस्पिरेटरी रीजन रहता है। उसके बाद जाता है फेरिंग्स से, फेरिंग्स में जो है ग्लोटिस के थ्रू वहाँ पे जाता है, हम लोग का नहीं होता है कॉन्ट एडम सेपल होता है, वहाँ वही होता है, कार्टिलेज का बना होता है। उसके बाद वो जाता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स में जो होता है ग्लोटिस के ठीक पीछे होता है, उसमें वोकल कॉर्ड होता है, इसको साउंड बॉक्स कहते हैं क्योंकि वहीं से आवाज़ निकलता है। उसके बाद वो जाए खुलता है ट्रैकिया में, जो 12 सेंटीमीटर लंबा 16 mm का होता है। और ट्रैकिया जो है वो जाके इसे 2 में बढ़ जाता है, इसको ब्रोंकी कहते हैं। ब्रोंकी के प्रोटेक्शन के लिए इस पर कार्टिलेज का ऐसे गोल गोल छल्ला ऐसा बना रहता है। वो ब्रोंकी जो है अलग अलग 2 लंग्स में जाता है, लंग्स में जाकर ब्रोंकी जो है ब्रोंकियोस में बढ़ जाता है। और फाइनली ब्रोंकियोस जो है एल्वियोली में बढ़ जाता है। एल्वियोली जो है प्रत्येक एयर सैक में खुलता है, ब्लड के कैपिलरी के थ्रू ऑक्सीजन पहुँचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। हम लंग्स जो है हम लोग का एक खोखला जगह में रखा हुआ है थोरैकिक कैविटी में, इसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। उसके बाद पतला मेम्ब्रेन से लेकर इसको पेराइटल प्लूरा कहते हैं। और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के, डिफ्यूजन जो होता है वो प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण होता है। मैकेनिज्म रेस्पिरेशन में क्या आता है, सांस जो लेते हैं उसको इंस्पिरेशन करते हैं, छोड़ते हैं उसको एक्सपिरेशन करते हैं। इसको सांस लेने में क्या होता है, नोस्ट्रिल के थ्रू जो है हवा पहुँचता है कहाँ, एल्वियोली तक पहुँचता है। तो हम लोग सांस लेते हैं, डायफ्राम जो है पीछे की ओर जाता है। हम लोग का देखते हैं जो हम लोग का जो हड्डी होता है, जो छाती का बाती होता है वो जो फैलता है, ये डायफ्राम का फैलने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे क्या करता है कि जो हम लोग का लंग्स में जो एयर प्रेशर होता है उसको कम कर देता है। कम होने का क्या होता है कि ईजिली बाहर से जो है ऑक्सीजन आराम से पहुँच जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है उधर का प्रेशर, तो ईजिली ऑक्सीजन जो हम लोग के लंग्स तक पहुँच जाता है। एक्सप्रेशन सांस छोड़ने इसमें कहता है, जिस रास्ता है सांस गया था उसी रास्ता है सांस आता भी है। जब सांस छोड़ते समय डायफ्राम जो है अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। लंग्स जो है हम लोग का छाती बाती फिर से जो है सिकुड़ जाता है। फेफड़ा में जो है हम लोग के लंग्स में खुद से फैलने सिकुड़ने का जो प्रॉपर्टी नहीं होता है। फेफड़ा के ऊपर जो पसली या डायफ्राम जो फैलता सिकुड़ता है उसी के थ्रू जो है लंग्स भी फैल और सिकुड़ जाता है। और इसी दोनों को मिला दें, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को, तो इसको मिला कर ब्रीदिंग कहा जाता है। टेबल चार्ट देगा कितना सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। जाने दिया हुआ है कितना, मतलब कि हम लोग सांस लेते समय कितना % रहता है, छोड़ते समय कितना रहता है, फाइनली एल्वियोली में कितना हवा रहता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसके से सांस जो है सिर्फ फेफड़े के थ्रू लिया जाता है। रेप्टाइल्स में एमल एवी जो बर्ड्स होता है उसमें तीनों में लेता है, लंग्स के थ्रू लिया। इसमें सांस लेने के जो रास्ता है उसको सही प्रोसेस में अरेंज करना है। तो हम लोग देखे थे सबसे पहले नोस्ट्रिल में जाता है, नोस्ट्रिल से नेसल चैम्बर में जाता है, नेसल चैम्बर से फेरिंग्स से ग्लोटिस में जाएगा, ग्लोटिस के बाद लैरिंग्स में जाता है, इसमें साउंड बॉक्स होता है, उसका ट्रैकिया में 2 पार्ट में बताया, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूलस फिर जाता है एल्वियोली में। तो इसको सबसे बढ़िया इसमें नोस्ट्रिल से हो गया, पता नहीं रसनी कुछ होता होगा। इसका लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया के बाद जो लंग्स में जाता है, यही सही है। कह रहा है कि मनुष्य आदमियों जो कुत्ते के अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होता है, क्योंकि आदमी जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है जो सेंसिटिव था नर्व सेल वाला टाइप, तो वो जो था वो बहुत छोटा है, इसीलिए कह रहा हम लोग सांस लेते हैं उसका स्टार्टिंग नॉस्ट्रिल से होता है और ख़त्म होता है लंग्स के एल्वियोली में। सही बात है दोनों। खैर जो नेसल चैम्बर होता है उसमें छोटा जो आगे वाला भाग इसमें होता है, नाक जो हम लोग खुला रहता है, ओपनिंग नहीं होता है ऐसे गोल गोल,
उसको उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसमें जहाँ बाल पाया जाता है, इसको रटने वाले इसको पढ़ाया नहीं गया है, उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल ना के गोल का छोड़ दो, उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। कर आदमी जो है कैसे कब पहचान पाता है कि जो सांस सूंघा है वो सुगंध है या दुर्गंध है? जब वो नाक में पहुंचता है, जब नेसल कैविटी में पहुंचता है, वहाँ पर होता है ऑल्फैक्टरी रीजन, उसी में पता चल जाता है। इसको ट्रैकिया लेरिंग्स इतना अंदर जाने की कोई जरूरत, एल्वियोली तो सबसे लास्ट होता है, जब अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। कर ट्रैकिया का लंबाई कितना होता है? तो 11 से 12 सेंटीमीटर होता है, 16 mm चौड़ा होता है। तो हम लोग का नेसल कैविटी होता है जो एकदम मुड़ा हुआ प्लेट जैसा होता है, उसे क्या क्रॉन्ची कहते हैं। क्रॉन्ची कहते हैं जो हम लोग का याद करने वाला जो नेसल कैविटी है, मुड़ा हुआ प्लेट जैसा डिजाइन, उसको क्रॉन्ची कहते हैं। एकदम क्रॉन्ची कहेंगे उसको। इसमें कह रहा है आदमी में हूँ सांस में कौन रहता है? आदमी जो गिल से थोड़ी सांस लेता है। जो हम लोग थोरैकिक कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों को अलग करना है। थोरैकिक कैविटी में लंग्स होता है, इसको एब्डोमिनल कैविटी से डायफ्राम जो अदर, ये भी याद कर लेते हैं। थोरैकिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने का काम है डायफ्राम का। ट्रैकिया सब काम नहीं है, डायफ्राम का काम है। जो लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है लंग का, उसको एयर सैक कहते हैं। सही बात है, इसको भी याद करते हैं। उसको हम लोग फेरिंग्स ब्लड इसमें नहीं, जो हम लोग का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है लंग का, उसको एयर सैक कहते हैं। एयर सैक कहा जाता है। और फेरिंग्स जो है ह्यूमन सिस्टम के किस में आता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फेरिंग्स आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में। दूसरा इसमें देखे थे, इसमें खाने वाला ग्लूटेन नली होता है, उसके बाद वहीं पर ग्लूटिस होता है, ये दोनों में आता है। तो ट्रैकिया जो होता है फ्लैट क्या होता है? क्योंकि उस पर कार्टिलेजियस जैसे एक रिंग होता है उस पर, जैसे ट्रैकिया जो होता है फ्लैट होता है, इस पर कार्टिलेज रिंग होने के कारण। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया बोन का रिंग नहीं होता है, बोन का नहीं होता है, ध्यान रखना कार्टिलेज का रिंग होता है। कह रहा है कि जब हम लोग का ट्रैकिया जो है, जब हम लोग थोरैकिक कैविटी में पहुंचता है तो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, ब्रोंकी में बढ़ जाता है। सही बात है। अब ब्रोंकी जो आगे चल के ब्रोंकी से बढ़ जाता है लंग्स में जाकर, ये भी सही बात है। और जो लास्ट इंट पार्ट होता है उसको एल्वियोली कहा जाता है, जो लंग्स में खुलता है। तीनों के तीनों सही बात है। कह रहे मनुष्य के दोनों लंग्स को मिला जाता है टोटल कितना एल्वियोली होता है? 3 × 10 और 5 एल्वियोली होता है। और दोनों फेफड़ों को मिला जाए तो कुल कितने भाग होता है? लेफ्ट वाला 2 भाग में और राइट वाला 3 भाग, टोटल 5 भाग में बटा होता है। कह रहा है कौन सा मनुष्य जिसमें साउंड निकलता है मनुष्य में से, जिसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है? तो लैरिंग्स को कहा जाता है। यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है, उसी से आवाज़ निकलता है। जो फेफड़ों को ढकता है एक मेम्ब्रेन जैसे, उसको प्लूरल कहते हैं। प्लूरल, जैसे प्लूरा नाम दिया है, प्लूरल कहते हैं। ब्रीदिंग में क्या आता है? सांस लेना और सुना दोनों आता है ब्रीदिंग में। और जो नेसल चैम्बर है जो इसमें स्पेक्ट्रम वाला हड्डी से बटा हुआ, उसका काम क्या है नेसल चैम्बर का? तो सुगंध दुर्गंध का पता करने का उसी में होता है, ऑल्फैक्टरी वाला भी उसी में होता है। ये वाटर वेपर और टेम्परेचर के अमाउंट को भी कंट्रोल करता है, ये भी ध्यान देने वाला है। इसी अभी तक डिबेट नहीं होता। नेसल चैम्बर में वो वाटर वेपर और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, और जो धूल कण होता है उसको भी छांटता है। ये सब का सब है। तो इसमें से कौन से कहा जाता है कि जो हम लोग प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो हम लोग लंग्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा होता है इम्प्योर ब्लड से। इम्प्योर ब्लड में जो CO2 होता है उसका प्रेशर कम होता है, और जो ऑक्सीजन हम लोग सांस के थ्रू भेजते हैं उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। जिसके कारण ये जो ब्लड में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ से निकल जाता है प्रेशर कम होने के कारण। तो O2 तो प्रेशर जानने के कारण ब्लड में चला गया, लेकिन CO2 ब्लड को छोड़ता है कहीं, तो जो ब्लड का जो प्रेशर होता है CO2 का प्रेशर उससे भी कम होता है, जिसके कारण जो है ब्लड को छोड़कर बाहर निकल जाता है, फाइनली रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। दोनों बात को ध्यान से देखना है। ऑक्सीजन जो है प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ब्लड में गया, और CO2 जो है ब्लड में से कैसे निकला था? ब्लड में से जो प्रेशर कम होने के कारण निकला और फिर रेस्पिरेटरी के थ्रू बाहर आ गया। और थ्योरी को देख के आते हैं, इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम में एक बार में लगभग आधा लीटर हम लोग जो हवा लेते हैं, और 1 मिनट में लगभग हम लोग 15 से 18 बार जो है सांस लेते हैं। और जो लोग अमाउंट जो हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं हवा का, उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। टाइडल वॉल्यूम जो लोग 500 ml जो हवा लेते हैं उसमें लगभग उसका 2/3 जो है हम लोग के लंग्स तक पहुँच पाता है, रिमेनिंग जो है वो हवा के रास्ते में ही रह जाता है। और एकदम हम लोग गहरा सांस लीजिए तो हम लोग पहले आधा लीटर ले लेते हैं, उसके बाद तो एक्स्ट्रा उसमें 2 लीटर और भी हम लोग सांस ले सकते हैं। और हम लोग खूब दम लाकर सांस छोड़ते हैं, खूब दम लाएंगे तो हम लोग जो है 1.5 लीटर जो है एक्स्ट्रा हवा छोड़ पाएंगे। जितना नॉर्मल छोड़ते हैं उससे 1.5 लीटर एक्स्ट्रा छोड़ पाएंगे। लेते हैं इस समय 2 लीटर ले लेंगे, तो छोड़ते हैं उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। जो लेते समय एक्स्ट्रा लेते हैं उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसलिए टोटल हम लोग देखें तो सांस लेने और छोड़ने का मिलाकर तो खूब जोर से दम लाकर पूरा सांस ले और छोड़ लगभग 4 लीटर जो है हम लोग खींच और छोड़ सकते हैं। इसी को लोग वाइटल कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। पूरा फाइनल कैपेसिटी है जो वाइटल कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। नॉर्मली हम लोग का लंग जो है मैक्सिमम लगभग 5.5 से 6 लीटर हवा रख सकता है, लेकिन हम लोग रखता कितना है? लगभग 3 लीटर रखता है। इसलिए हम लोग इसको हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इस 3 लीटर जो रखता है पूरा दम लगा कर भी हम लोग जितना हवा उसको हम लोग बाहर नहीं फेंक पाएंगे। पूरा दम लगा फेंकने के बाद जो हम लोग 1.5 लीटर जो हम लोग का फेफड़े में मौजूद रहेगा ही, इसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसमें टोटल जो है उसको देख लेते हैं फिर से।
टोटल हम लोग सांस लेते हैं नॉर्मली वो 500 ml लेते हैं, इसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। 15 से 18 बार लेते हैं, लेकिन अगर दम लगा खींचे तो 2 लीटर एक्स्ट्रा खींच ले सकते हैं, और 1.5 लीटर पूरे दम लगा फेंके तो 1.5 लीटर बाहर फेंक सकते हैं। ये टोटल अब 4 लीटर हो गया। उसके बाद जनरल फेफड़ा में अधिकतम 5.5 से 6 लीटर रहता है, लेकिन लगभग 3 लीटर हम लोग रखते हैं, इसको फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अब पूरा दम लगाकर फेंके भी तभी सब हवा नहीं फेंक पाएंगे, 1.5 लीटर तक फेफड़ा में रह जाता है, इसको रेसिडुअल वॉल्यूम रखा गया। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं फाइनली एल्वियोली में पहुंचता है। ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन से मिलता है आरबीसी में हेमोग्लोबिन से मिलता है और बदलता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन में बदल जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हर सेल तक पहुंच जाता है, हर सेल तक ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचता है। जो हेमोग्लोबिन होता है हम लोग आरबीसी में, उसी के थ्रू मतलब रेस्पिरेशन जो होता है उसके बिना नहीं हो पाएगा। इसीलिए हेमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, हेमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। और हेमोग्लोबिन जो है वो 2 पार्ट से बना है। हेमोग्लोबिन 2 पार्ट से बना है, हीमी और एक ग्लोबिन। हीमी जो है 5% है और ग्लोबिन जो है बाकी 5% है, लेकिन 5% जो हीमी है इसी में आयरन होने के कारण जो है लाल कलर का खून होता है। ये लाल खून जो होता है हीमी में होता है, 5% जो होता है फिर भी इसी में आयरन होता है, जिसके कारण ब्लड कलर लाल होता है। लगभग 100 ml ब्लड में जो है 19 से 20 ml होता है ये ऑक्सीजन, और 1 ग्राम हेमोग्लोबिन जो 1.3 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे ऑक्सीजन को तो पूरा ही लेके गया है हेमोग्लोबिन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ 20% ही जो है वो हेमोग्लोबिन के थ्रू आता है, इसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। बाकी जो लगभग 80% के करीब होता है, 80 से 85% के करीब जो होता है वो क्या होता है, वो बाइकार्बोनेट बन जाता है। बाइकार्बोनेट बन के एल्वियोली के पास पहुँचता है, वहाँ से फिर फाइनली बाहर निकलता है। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हेमोग्लोबिन को कहते हैं। नॉर्मली जो ब्रीथिंग रेट है 15 से 18 पर मिनट है। कह किस प्रोसेस के थ्रू सांस जो हम लोग के लंग्स में जाता है फिर लंग्स से बाहर निकलता है, तो वो जो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू ब्लड में जाता है। सांस लेने में जो ऑक्सीजन जाता है वो किसके थ्रू जाता है, हेमोग्लोबिन के थ्रू जाता है। और सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड का हेमोग्लोबिन के थ्रू कितना ज़्यादा लाया जाता है, 10 से 20% लाया जाता है। जो गैस का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के लंग्स के किस भाग में होता है, एयर सैक में होता है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में ऑक्सीजन का परसेंटेज कहता है, तो हम लोग सांस लेते समय मतलब 21% ही ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन लेते हैं, इसमें से 16% लोग छोड़ ही देते हैं। इसमें 14% आता है एल्वियोली में, 14% ही आता है एल्वियोली में। वही ना हम लोग यहाँ पे एक्सपिरेशन में दिया होता है, हम लोग सांस लेते समय 21% ऑक्सीजन लेते हैं, जिसमें से 16% तो हम लोग छोड़ ही देते हैं, बाकी एल्वियोली में जाता है 14%। फिर यहाँ पे एक्सेलेशन में CO2 हम लोग कितना निकलता है, 4 से 5% जो है CO2 जो है 4 से 5% निकलता है एक्सेलेशन में। उस टेबल को फिर से देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे सांस लेते समय 21% ऑक्सीजन लिए, छोड़ते समय 16%, और एल्वियोली में गया 14%। कार्बन डाइऑक्साइड ले मात्र 0.0%, लेकिन छोड़ते समय 4%। नाइट्रोजन जितना 78% लेते हैं, 78% छोड़ भी देते हैं, एल्वियोली में बिल्कुल नहीं जाता है। वाटर वेपर का तो उतना ज़रूरी है नहीं, लेकिन मेरे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते समय 4% रहता है। तो ये हो गया। CO2 हम लोग छोड़ते समय कितना 4 से 5% वॉल्यूम होता है। जो वैसा हेमोग्लोबिन जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसका बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है, यानी इसको पर्पल कलर का होता है। डीऑक्सीनेटेड वाले पर्पल का, और ऑक्सीनेटेड वाला चमकीला लगा, ऑक्सीनेटेड वाला चमकीला रहा, डीऑक्सीनेटेड वाला बैंगनी। द बैगन द डीऑक्सीनेटेड वाला बैंगन हो गया, ऑक्सीनेटेड वाला चमकीला रहा। हाइपोक्सिया कब कहते हैं, जब हम लोग खून में जो है ब्लड में जो है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने को हाइपोक्सिया कहेंगे। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन का कमी हो गया, ऑक्सीजन का कमी आ गया है, मतलब ऊंचाई पर जाते हैं हम लोग का रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाता है। हम लोग एक बार सांस लेने और छोड़ने में जो हम लोग हवा का आदान प्रदान करते हैं उसको क्या टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जिसको जो कि 500 ml है। जैसे हम लोग देखे थे कि सांस लेते समय ऑक्सी हेमोग्लोबिन बढ़ता है, वैसे ही छोड़ते समय जो 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो क्या बन के निकलता है, तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन के। मनुष्य के फेफड़ों का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 5.5 से 6 लीटर, वही 5400 से 6000 ml। मनुष्य का रेसिडुअल वॉल्यूम वो था, मतलब कि हम लोग चाह कर पूरा हवा को नहीं फेंक पाएंगे, उसके बाद भी मतलब उतना रह ही जाएगा, तो वो 1.5 लीटर था, 1.5 लीटर, यहाँ पर 1.5 से 2 लीटर हो जाएगा। कह रहा है पे सांस लेने का जो वाइटल कैपेसिटी क्या था, मतलब कि पूरा दम लगा के गहरा सांस ले और छोड़े तो टोटल मिला के कितना होता है, टोटल लगभग 4 लीटर के करीब था। दम लगा कर पूरा सांस ले और छोड़े दोनों मिलाकर 4 लीटर, तो वही 3400 से 4800 के बीच में आता है 4 लीटर। कह रहा बिना किसी एक्स्ट्रा प्रयास किए हुए जो सांस लेते हैं छोड़ते इसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, वो जो 500 मिलीलीटर था, आधा लीटर। वाइटल जो कैपेसिटी जो था वो 4 लीटर था, और मनुष्य का मतलब पूरा जो दम ला कर लेने के बाद भी 5400 ml से 6000 ml तक था। अब पूरे दम ला के खींचने के बाद जो रेसिडुअल बच रहा था वो कितना था, वो लगभग 1.5 से 2 लीटर, 1.5 लीटर ही होता है इसे जनरली। कह रहा है सांस लेने का प्रक्रिया है जीव जंतु और पेड़ पौधों में सभी जनरली सेम रूप से ही होता है, सही बात है। पहला स्टेटमेंट जो है गलत है, ये नहीं होगा, सिर्फ दूसरा सही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो प्लांट और एनिमल जो दोनों अलग अलग है, बिल्कुल सही बताया, अलग अलग है।
यहाँ पे सेम नहीं होता। तो हम लोग के रिब्स होता है, जो पसली का हड्डी होता है, उसके बीच में कौन सा मसल पाया जाता है? वो जो मसल पाया जाता है उसका नाम है इंटरकॉस्टल मसल। ये याद कर लेते हैं। रिब्स के बीच में जो मसल पाया जाता है उसको इंटरकॉस्टल मसल। इंटर बीच में ज़्यादा ऐसा इसलिए इंटरकॉस्टल। कर ब्रीदिंग रेट सबसे ज़्यादा किसमें होता है? छोटा में, बुढ़वा में, या फिर एकदम शिशु में। बेबी जो होता है, बिल्कुल बेबी उसको कहते हैं, बेबी में। कार्डियक नॉच कहाँ पर है? कार्डियक नॉच होता है लेफ्ट लंग में। लेफ्ट लंग का दो ईयर सेक था। तो कार्डियक नॉच जो है लेफ्ट में एकदम से बाएं साइड में कार्डियक अरेस्ट आएगा, इसलिए कार्डियक नॉच जो है लेफ्ट बाएं फेफड़े में होता है। कह रहा है यहाँ पे इसमें जो ह्यूमन ट्रैकिया उसके बारे में कौन जो इसमें से गलत है? तो कह रहा है कि जो है ब्रांच होता है, ह्यूमन ट्रैकिया जो ब्रांच होता है और हवा से भरा होता है, ये गलत है। हवा से भरा वाला है, ब्रांच तो होता ही है लेकिन खून से भरा होता है, पहले हवा से वाला जो है गलत हो गया। जबकि जनरली हमको लग रहा है जो गलती होगा वो ये होगा कि जो है ब्रांच होता है और ब्लड से भरा होता है। ब्लड थोड़ी हवा से भरा होता है, ट्रैकिया तो हवा से ही भरा होता है, ब्रांच होता है। सही बात है, तभी ना ब्रोंकी में बढ़ता है। तो हवा वाला तो सही है, सही है। यहाँ पर नहीं वाला नहीं सही है, तो सही है। इसमें कौन है सही कौन है? तो जो ह्यूमन का लंग्स होता है खुद से फैलने सिकुड़ने का गुण नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। डायफ्राम और डिप्स के थ्रू जो फैलता है और सिकुड़ता है। सांस लेते समय डायफ्राम जो पीछे खिसक कर और पसलियों को बाहर की तरफ फैला कर वॉल्यूम को बढ़ाता है, सही होता है। सांस लेते समय डायफ्राम जो ऊपर उठता है और पसलियों को अंदर की ओर जाता है, सिकुड़ जाता है, फेफड़े जो है जिसे सिकुड़ जाता है, सही बात। जो रेस्पिरेटरी कोशेंट था, रेस्पिरेटरी कोशेंट या फिर रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो था वो क्या है? तो हम लोग जितना CO2 छोड़ते हैं और जितना ऑक्सीजन लेते हैं उसी का जो रेशियो को हम लोग रेस्पिरेटरी कोशेंट या फिर रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कह रहा है। जब हम लोग के लंग्स में से पूरा ही ऑक्सीजन खत्म हो उसको एनोक्सिया कहेंगे। सिर्फ कम होता है उसको तो हाइपोक्सिया कहते हैं, लेकिन पूरा ही खत्म हो जाए तो वहाँ पे एक अन्न नहीं मिले तो अनोक्सिया हो जाएगा। इसमें से बताइए इसमें से कौन सा है? मनुष्य एक फेफड़े पर जीवित नहीं रह सकता, बिल्कुल रह सकता है, एक फेफड़े पर रह सकता है। कह रहा है मनुष्य एक फेफड़े पर जीवित रह सकता है लेकिन उसका कार्य क्षमता कम होता है, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है मनुष्य में अधिकांश जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तभी देखिए 10 से 20% जो होता है वो सिर्फ हीमोग्लोबिन को होता है, बाकी जो 85% जो होता है बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है, उसी के थ्रू होता है, वो अल्वियोली तक पहुँचता है। कह रहा है एरोबिक एनारोबिक में क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि दोनों में ग्लूकोज जो है पाइरूवेट में बदलता है। ग्लाइकोलिसिस जो है दोनों में ही होता है। इसमें ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? तो ग्लूकोज जो पाइरूवेट एसिड में बदलता है। कह हीमोग्लोबिन के बारे में इसमें से कौन सा एक सही? तो हीमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों को मतलब कैरी कर सकता है, सही बात है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन के। कह रहा है हम लोग शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किस में है? हीमोग्लोबिन ब्लड में है। कह रहे जब हम लोग ATP को सिंथेसिस होता है तो उसमें क्या बनता है? सबसे पहले ADP बनता है। ADP में फॉस्फेट के थ्रू ही जो है ATP बनता है। तो फॉस्फोरस का बहुत जरूरी है, फॉस्फोरस का। हम शरीर में सबसे मतलब मैक्सिमम जो ATP का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है? तो क्रेब्स साइकिल में मेनली होता है, इसमें 38 ATP बनता है। देखिए हम लोग कौन इसमें से जो है सांस लेने वाला पदार्थ नहीं है, जैसे जो इसका रेस्पिरेशन में यूज नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का है और फैट का प्रोटीन का भी है, लेकिन फैट और प्रोटीन का जो है उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसको बिल्कुल कम होता है। लेकिन विटामिन का तो बिल्कुल ही नहीं है, विटामिन का बिल्कुल ही यूज नहीं है रेस्पिरेटरी में। हमारे लंग्स में कितना सेल होता है? लगभग 300 मिलियन, याद करना है। लंग्स में 300 मिलियन सेल होता है। मानव सांस लेता है तो क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कजरा रे तेरे करे करे ना।